प्रोग्राम रियासत में खुशामदीद नाज़रीन। पेशावर हाई कोर्ट का अहम फैसला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान से महरूम हो गई। इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर एक हुक्म इम्तना जारी किया था और आज पेशावर हाई कोर्ट ने अपना महफूज फैसला सुना दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस फैसले पर शदीद एतराज़ और तहफ़्फ़ुज़ात हैं और सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करने का उन्होंने ऐलान किया है। लेकिन साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि अगर उनको उनकी जमात को बल्ले का निशान नहीं मिला तो इलेक्शन की जो काबिलियत है, उसकी क्रेडिबिलिटी है, वो मशकूक हो जाएगी। इससे पहले बारहा वो ये ऐलान कर रहे थे कि अगर उनको ये निशान नहीं भी मिला, कोई और निशान मिला, तब भी वो इलेक्शन में जाएंगे, किसी सूरत वो पीछे नहीं हटेंगे। और सवाल यही पैदा होता है कि अगर उनको निशान मिला या ना मिला, इससे इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाना क्या कि इससे उनका क्या मकसद है, क्या नताइज वो हासिल करना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक रहनुमा हैं वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सही तौर पे साफ शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लेती तो आज उनको इस निशान से महरूम ना होना पड़ता। सो इस निशान से महरूम होने का मतलब ये भी है कि उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हैं वो हाई कोर्ट ने भी उसको कालादम करार दिया है, यानी कि इस वक्त जो मौजूदा चेयरमैन थे बैरिस्टर गौहर, वो भी अब पार्टी के चेयरमैन नहीं रहे। अब उनके उम्मीदवारों को कौन से निशान मिलेंगे, वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे, ये देखना बाकी है। अगरचे सुप्रीम कोर्ट का एक फोरम मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में भी बड़े अहम केसेस की आज समाअत हुई, ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो अपील लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई है, जिसमें उनका ये एक नुक्ता है या उनकी ये आर्गूमेंट है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, जिस पे आज समाअत हुई। सो लतीफ़ कोसा साहब कोई ठोस सबूत पेश करने में नाकाम रहे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, और चीफ जस्टिस साहब ने बारहा उनसे ये पूछा, उनसे दरियाफ्त किया कि 26 तारीख के उस फैसले के बाद और इलेक्शन कमीशन ने जो इम्प्लीमेंटेशन का फैसला दिया था या चीफ सेक्रेटरीज को ख़त लिखा था, अगर कोई बेज़ाब्तगी हुई है तो अदालत के इल्म में लाई जाए, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील कोई खातिर खा जवाब इस पर ना दे सके। इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वकार साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। साले जाफिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं। आप दोनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले आप दोनों के पास आऊँ मैं गुफ्तगू के लिए, इरफान कादिर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं, सीनियर वकील हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब आपका। सर, सवाल ये था कि पहले से अगर शुरू कर लें कि पेशावर हाई कोर्ट का ये फैसला आ गया, इस पे तहरीक इंसाफ को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाने का इरादा रखते हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एज अ पार्टी, एज अ जमात क्या पोजीशन है इस फैसले के बाद? देखें, जहां तक इलेक्शन सिंबल का मामला है, ये काम है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला करना है कि किसको कौन सा सिंबल जो है वो एलोकेट होगा या उसको दिया जाएगा। तो ये इलेक्शन कमीशन का जो तरीकाकार है इलेक्शन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करने का, खासतौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी मेंबरान, वो ये है कि गवर्नमेंट बेंचेस और अपोजिशन के लोग मिलके ये इनको चुनते हैं इलेक्शन कमीशन को। और ये जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये पीटीआई के चॉइस के थे, इनका नाम पीटीआई की गवर्नमेंट ने दिया था उस वक्त। और ये इसीलिए ये सारों का कंसेंसस होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि बाद में ये इरफान कादिर साहब से राता मुनक़ता हुआ दोबारा शुरू करते हैं। वकार सती साहब, अगर इसी को आप आगे जारी रखना चाहें कि अब तहरीक इंसाफ का स्टेटस क्या है इस वक्त, एज ए जमात वो है भी बाकी या नहीं? देखिए, बज़ाहिर तो ग्राउंड में तो उनकी जो पोजीशन है वो एक अलग वो बहस है, लेकिन जहाँ तक डॉक्यूमेंट्स के में और कानूनी बात यह है कि अभी वो एग्जिस्ट तो नहीं कर रही ना। अभी जो देखिए इलेक्शन के लिए उनको कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए आज से थोड़ी किसी ने कहा था, वो जो बार बार कहते हैं कि हमें 20 दिन का टाइम। एक मिनट रुकता हूँ, कादिर साहब से राब्ता बहाल हो गया, उनसे मुकम्मल करके। जी कादिर साहब, आप मुकम्मल कर लीजिए अपनी बात। हाँ जी, वो मैं ये कह रहा था कि ये इलेक्शन सिंबल जो है, ये फंक्शन इलेक्शन कमीशन का है, वो सिंबल उन्होंने देने हैं और इस पे अदालतों का कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन समहाउ इन्होंने अपनी मर्जी से इनको चुना था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इन्होंने इंतखाब किया था, और उसके बाद अब ये अदालतों में जा रहे थे। तो ये सही किया है, जो अभी ऑर्डर आया है हाई कोर्ट का, जो उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन ने जो भी किया है उसमें हाई कोर्ट इंटरफियर नहीं कर सकता, वो लीगली ठीक बात की है उन्होंने। अच्छा, लेकिन इस पे बैरिस्टर अली जफर का एक आर्गूमेंट है, वो कहते हैं कि स्टे ऑर्डर मिला हुआ था और एक डिविजनल बेंच ने अगले हफ्ते शायद इसकी समाअत करनी थी, तो उस समाअत के होने तक स्टे ऑर्डर बाकी रहना चाहिए था। देखिए, हाई कोर्ट की कोई हैसियत इलेक्शन कमीशन के मामलात में ऐसी नहीं है। वो इलेक्शन कमीशन बताते खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर बालिहाज ओहदा भी
किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बड़ी उनकी पोजीशन है। तो ये जो एक ओहदे का एक लिहाज है, कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम का एक लिहाज है, वो मलूज़ खत रखना चाहिए हाई कोर्ट के जजेस को। ये नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे कोई भी प्रोविंशियल हाई कोर्ट का जो जज है वो उसके ऊपर चढ़ दौड़े, वो को बॉस तो नहीं है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। जी, और शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट के जो 2 फैसले उन्होंने कालदम करार दिए, शायद उनकी भी यही विजडम थी इसके पीछे जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ कानूनी सियासी मामलात इस वक्त अदालतों में हैं। मसलन ये लेवल प्लेइंग फील्ड का लतीफ़ खोसा साहब जो है वो आगू कर रहे थे कोर्ट के सामने, अब दलाइल दे रहे थे। तो अब ये सियासी मामलात जब अदालत में जाते हैं इलेक्शन से पहले, तो इसका मतलब तो ये हम प्रीएम्प्ट कर सकते हैं कि इलेक्शन के बाद भी ये मामला अदालत में लेके जाएंगे, और सियासतदान क्या ये समझेंगे कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की स्टैंप ना लग जाए तब तक ये इलेक्शन जो है उनको हम जो है वो तस्लीम नहीं करेंगे? बज़ाहिर कुछ लोगों की हमें मंतक ये नजर आ रही है। ये आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान में जिस हद तक ये जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रही है कि सियासतदान जो है वो आपस में जो इख्तलाफात हैं उनको तय नहीं करते, उनकी लड़ाई चलती रहती है और फिर अदालत को भी ड्रैग कर लेते हैं। और जब अदालत भी सियासत में आ जाती है तो उसमें सियासत का इतना नुकसान नहीं होता जितना अदालत का नुकसान हो चुका होता है। तो इससे सारे इदारे जो हैं जहां जहां अपना काम कर रहे हैं वो ऐसा एक इक्विलिब्रियम इम्बैलेंस जो है खराब हो जाता है कि उसके बाद मुल्क जो है वो उसमें एक क्योटिक सी सूरत हाल हो जाती है। लीगल ऑर्डर जो है पाकिस्तान का वो भी क्योटिक हो जाता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अदालतों को भी इस तरह के मामलात से बाज रहना चाहिए और सियासतदानों को चाहिए कि ये तमाम इश्यूज जो हैं ये पार्लिमान में ये तय किया करें और आपस में मिलकर तय करें। इनमें अदालतों को ना ड्रैग करें। अदालतों को बस अपना काम इतना ज्यादा है, इतना बड़ा बैकलॉग है जो उन्होंने अभी करना है, उसको मीट करना है कि अदालतों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो इन इश्यूज में जिसकी कि उनको दायरा अख्तियार भी नहीं है, यूरिसडिक्शन भी उनकी नहीं है, लेकिन उनको ड्रैग किया जा रहा है इन मामलात में। अच्छा, एक सवाल और सर, वो ये कि आज जब समाअत हुई तो उस पर गुफ्तगू ये भी हुई कि इलेक्शन कमीशन ने 26 तारीख को एक ख़त लिखा और उसमें वफाक को और सूबाई हुकूमतों को उन्होंने कहा कि अपनी जिम्मेदारियां निभाएं और तमाम सियासी जमातों के साथ बिल्कुल एक बराबर का सलूक होना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने ये इल्ज़ाम लगाया कि जी उनके लोगों को हरासा किया गया पुलिस की जानिब से, ख़ास तौर पर पंजाब में। अब इलेक्शन कमीशन ने तो अपनी जिम्मेदारी आप समझते हैं पूरी कर दी, उन्होंने लिख दिया। अब इलेक्शन कमीशन के पास ज़ाती तो कोई फोर्स नहीं है कि वो अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराएगा, ये काम तो वफाकी और सूबाई हुकूमतों का है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि वो तो आइन में लिखा हुआ है कि जितनी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज हैं थ्रू आउट पाकिस्तान वो इलेक्शन कमीशन की एयानत करेंगी, उनकी मामनत करेंगी, उनको हेल्प करेंगी। लेकिन अगर उनके अहकामात जो है वो किसी वजह से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो उसमें फिर मैं यही कहूंगा कि अदालतों का कोई अमल दखल नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन ही के करने का काम है। इसमें अदालतों का रोल नहीं है कि लोग अदालतों में जाके पिटीशन फाइल करें। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक अटॉर्नी ऑफ पाकिस्तान। जी वकार सती साहब, आप कह रहे थे कि पीटीआई अब कानूनी तौर पे एग्जिस्ट नहीं करती। बज़ाहिर तो बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरा चीज़, जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाली जो बात थी वो कोई आजकल या ओवर द नाइट तो नहीं हुआ, वो तो पहले भी आप देखें जब ये वो बरसरे इक़्तिदार थे उस वक्त से ये सारा मामला चल रहा था और उन लोगों ने उसको सीरियस नहीं लिया। और जब सीरियस नहीं लिया, एंड टाइम के ऊपर आ गया तो फिर ऐसी ऊंट पटांग हरकतें उन्होंने की हैं कि एक्सपोज हुए हैं। और दूसरा एक चीज़ और ये है कि बड़ी अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि गलत बयानी जो ये करते हैं, होता कुछ है, बताते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अभी देखें कि जब ये नॉमिनेशन वगैरह सारी जमा हो रही थी तो पूरी दुनिया में एक इन्होंने एक उदम मचाया हुआ था कि जनाब हमारे 80% से ज़ायद जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो मुस्तरद हो गए हैं। आज जब हकाइक सामने आए हैं तो टोटल जो इन्होंने पेपर्स जमा कराए थे चारों सूबाई असम्बलियों और वो कौमी असम्बली के लिए वो 2620 थे। उनमें से 1996 जो है वो मंजूर हुए। 624 जो है वो नॉमिनेशंस, वो कागज़ ठीक नहीं भरे, उसमें बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो मुस्तरद हुए और ये टोटल तकरीबन बनता है 76.18, यानी कि 76% से ज़्यादा वो बनता है। और जो ये भी इसमें से भी बहुत सारे लोग अभी अपीलों में वो गए हुए हैं। तो ऐसी चीज़ नहीं है। हम जो पहले जैसे बात कर रहे थे कि वो तो ये कहा करते थे कि कोई खंबा भी अगर होगा तो इमरान खान का टैग जिसके साथ होगा वो जो है वो जीत जाएगा। तो चलें, अगर 2-4 जो लोग हैं जो वो 9 मई वाली जो
एक वो दहशत गर्दाना जो इकदाम था उसमें अगर कोई आए हैं या किसी ने वो नॉमिनेशन वो ठीक वो फिल नहीं किए तो बाकी इलेक्शन लड़े ना, इलेक्शन तो होने दें। हर वो अमल ये करते हैं और हर कुछ दिनों के बाद एक ऐसा नया शोशा होता है कि बाजार लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, लेकिन जब उसको प्रोब करते हैं, आप जब उसकी गहराई में जाते हैं तो वो बात ही नहीं होती। साले जाफर साहब, आपकी तो खासी जान पहचान है तहरीक इंसाफ के साथ, तो ये जो कह रहे हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ऐसे हुआ, अच्छा ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। आपको याद होगा तस्नीम नूरानी साहब, उससे पहले जज साहब जस्टिस वजीउद्दीन साहब, और उनकी रिपोर्ट सामने है और आज वो लोग नहीं हैं और तहरीक इंसाफ वाले उनको ताने तशने देते हैं, लेकिन फिर आज वो तारीख ने अपने आप को दोहराया, उन्होंने भी रविश को तब्दील नहीं किया। गुजारिश ये है जी कि आपने कहा कि मेरी याद अल्लाह बहुत है तहरीक इंसाफ से, शायद आपका ये क़याफ़ा दुरुस्त हो, लेकिन ये कितनी बदकिस्मती की बात है कि एक ग्रोह जो है वो अपने आप को सियासी जमात भी कहता है, लेकिन उसका चलन, उसका तरीका, उसका वतीरा, उसका सलूक आज तक, पहले दिन से लेकर आज तक सियासी जमातों वाला नहीं है। आप देखिए कि जब ये पार्टी बनी थी उस वक्त भी जो नारे लगाए जाते थे उसमें से एक ख़ास किस्म की बू आती थी और वो तसलसल ख़राबी का बढ़ता ही गया है। और ख़राबी का तसलसल यहाँ तक बढ़ा है कि अपने हाथों से लगाए हुए जो लोग थे उन्हीं को उन्होंने गालियाँ दी। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, ये जिस तरह इरफान कादिर साहब ने बताया आपको, ये इनके डेजिग्नेटेड थे, इनके प्रपोज थे, दैट्स ट्रू, उनको गालियाँ दी इन्होंने, कमीशन को गालियाँ दी। उसके अलावा अदालतों के बारे में इन्होंने हर्जा सराई की, पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में इन्होंने ऐसी बेहुदा गुफ्तगू की कि ये पाकिस्तान में कोई शख्स उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अलगर्ज है कि पाकिस्तान के हर अदारे को इन्होंने बुरा भला कहा। इस एतबार से मैं इनको, इस बात पे कभी आपने गौर किया क्यों कहा उन्होंने? मैं अर्ज़ करता हूँ इस उसकी वजह यह है कि उनकी सोच, उनकी उठान, उनकी पहचान, उनकी तरबियत है इस बात के लिए कि शोर होगा करो, शोर मचाओ और उसके बाद मफादात हासिल करने की कोशिश करो। ये पाकिस्तान की सियासत में आज तक ये एक ब्लैक मेलर ग्रुप है, ब्लैक मेलर्स का एक ग्रोह है जिन्होंने नीचे अपने वो पाले हुए हैं, नौजवान भी तैयार किए हुए हैं, अपने जो डिसाइपल्स भी, अपने चेले भी तैयार किए हुए हैं, लेकिन ख़ुद को वो कहते हैं हम सियासी जमात हैं। ये बड़ी ही बदकिस्मती की बात है कि सियासत के नाम पर इन लोगों ने जो उद्यम मचाया है उसका नतीजा ये निकला है कि आज हर चीज़ जो भी इनको अच्छा सियासी तौर पर करना पड़ती है वो इसके लिए या अदालतों में जाती है। ये ब्लैक मेलिंग की आपने बात की ना, लेकिन मैं पूछना ज़रूर चाहूँगा आपसे कि ये ब्लैक मेलर्स अगर वाकई हैं तो उनको रोकने की कोई सबील मौजूद है या नहीं है। लेकिन कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कमर दिलशाद साहब की गुफ्तगू बाद में सुने। अच्छा, पहले आप इस बात को तय करें कि ये सियासी जमात है या ये कि गुमराह लोगों का एक गिरोह है। और जब तक आप 9 मई के वाक़यात का नितारा नहीं करेंगे, आपको पॉइंट आ गया ना सर, 9 मई के वाक़यात का नितारा किए बगैर इसको सियासी जमात तो अदालत ने करना है, हम मानने के लिए तैयार नहीं। वो तो अदालत ने करना है। कमर दिलशाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सवाल ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालती सियासी मामलात अदालत में लेके जा रही है या जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अब वो कहते हैं कि जी जो सूबाई हुकूमतें हैं वो ज़्यादती कर रही हैं हमारे उम्मीदवारों के साथ, या जो वहाँ पे पुलिस है उसको पुलिस को इस्तेमाल करके हमारे कैंडिडेट्स को जो है इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोका जा रहा है। आप पंजाब हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर, वहाँ पे सूरत हाल थोड़ी बताइएगा, क्या उनका ये इल्ज़ाम, इसमें कोई पुख्तगी है, कोई इसमें वजन है या नहीं? देखा जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उनके मतहत तमाम रिटर्निंग ऑफिसर जो है उनका तकर्रर इलेक्शन पाकिस्तान ने किया है और हमारा जो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 230 के मुताबिक तमाम सूबाई हुकूमतें जो है वो इलेक्शन कमीशन के मतहत है। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अगर किसी के बारे में हुक्म जारी करता है चीफ सेक्रेटरी को या IG को, तो फिर IG और चीफ सेक्रेटरी फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक अमल दरामद करने की पाबंद है। इसी तरह वज़ीर आला पंजाब ने भी बाकायदा यही हुक्म जारी किया हुआ है कि जो भी इलेक्शन के पाकिस्तान के कोई भी हुक्म जारी हो जाए किसी ऑफिसर के खिलाफ, कोई एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, चीफ सेक्रेटरी के बारे में या IG के बारे में, तो आप फौरी तौर पर हम एक्शन लेंगे। तो बाकी रह गया कि जो कागजात नामजदगी वापस लेने के हवाले से उसमें एक सिक्योरिटी पार्टी भी बड़ा अहमियत का मामला था। आप देखें कि जब मुखालफी जो होते हैं अदालतों में खत्म हो जाते हैं, अदालतों में जाते फायरिंग हो जाती है, वो उनको सिक्योरिटी पार्टी से अगर किसी को रोका है, चेक किया है,
उसके बारे में ये कहना कि वो बाकायदा उनको हरासमेंट की गई है या परेशान किया गया, वो सिर्फ वो अपने महदूद पैमाने पे किया गया, वो भी सिर्फ सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। अच्छा, आप इसके बावजूद भी आप देख लें कि 27,000 के लगभग आपके जो है कागजात नामजदगी दाखिल हो गए, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं, शिकायत आई नहीं इलेक्शन पाकिस्तान के बाद। हमारे पंजाब में चंद शिकायतें आई थी, तो वो इलेक्शन कमिश्नर साहब ने खत लिखा था आईजी को भी, चीफ सेक्रेटरी को, हमें इसकी रिपोर्ट पेश करें। तो उन्होंने रिपोर्ट पेश कर दी कि हमारे पास बहुत चंद दरखास्तें ऐसी थी जो शिकायत की गई थी, इस पर हमने इजाला कर दिया, हमने पूछ लिया उनका पॉइंट अभी तक, हमें सिक्योरिटी पॉइंट से हमने लोगों को रोका, चेक किया, और अगर उसके बावजूद हमने कोई रिकॉर्ड नहीं डाली। ये सूबाई गवर्नमेंट ने अपना मौक़िफ़ दे दिया और इलेक्शन कमीशन ने कहा ठीक है आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है, लेकिन सारी इदारे तमाम जो है वो इलेक्शन कमीशन के मतहत है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसके बारे में भी कोई हुक्म जारी करेगा उस पर अमल दरामद फौरी तौर पर हो जाएगा, उसमें कोई देर नहीं लगेगी, जब बाकायदा इंस्पेक्शन जारी हो चुकी। अच्छा, ये फरमाइएगा कि अभी तो उनका इंट्रा पार्टी उन्होंने एक अजीब किस्म के इंतखाबात कराए जो इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिए। पेशावर हाई कोर्ट के आज फैसले के बाद बल्ले का निशान उनसे वापस हो गया, आप सुप्रीम कोर्ट में जाने का इरादा रखते हैं, लेकिन साथ साथ तो ये कहते हैं कि जी अगर हमें ये निशान, जी सर, इलेक्शन के हवाले से इसको ठीक है, वो फैसला तब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जाएगा। अब बताएं कमरुद्दीन शाह साहब, दोबारा आपसे रब्ता करते हैं, कोई थोड़ी सी आवाज़ में आपके मसला है। वकार सती साहब, अभी ये जो बैरिस्टर गौहर साहब ने एक बात की, अगर बल्ले का निशान हमें नहीं मिला तो सारे का सारा इलेक्शन आगे मशकूक हो जाएगा। अब ये बात कहना कितना आपके ख्याल में एक मुनासिब है एक सियासी रहनुमा के लिए? अभी कल आज से 24 घंटे पहले अगर आप देखें तो उन्होंने कहा था जी कि हमें अगर वो ना भी मिला तो हम उसमें जो है वो करेंगे और हम मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, बल्कि एग्जैक्ट उनके अल्फाज ये थे कि मुझे अगर अंडर 19 के साथ भी उतरना पड़ा मैदान में तो मैं उतरूँगा। उससे कुछ दिन यानी कि 2 दिन पहले की बात है कि जब वो अपने बीट रिपोर्टर्स के साथ, साफ़ियों के साथ पहली दफ़ा बाकायदा उनकी मुलाकात थी, वहाँ पर भी उन्होंने बड़ी वो पॉजिटिव और बड़ी सॉफ्ट किस्म की वो बातें की थी। तो आज ज़ाहिर है वो भी एक चक्कर अडयाला से लगा के आए हैं, तो उसके बाद आके उनका स्टांस ये चेंज हो गया है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये कुछ ज़्यादा आगे चलेगा। अगर इनकी पीटीआई ने सियासत करनी है, पीटीआई ने इसी मुल्क में इसी जमहूरियत के लिए जो है वो कदम आगे वो बढ़ाने हैं, तो उनके अंदर जो खामियां हैं उनको दूर करने। वो साले जावेद साहब शायद आपसे इत्तेफाक नहीं करते, वो कोई ये स्टेटस देने को भी तैयार नहीं है पीटीआई को। उसमें इनकी इस यहाँ तक जो बात है कि 2 जो मामलात हुए हैं, 9 मई वाला जो काम हुआ है वो, और जो साइफर वाले जो मामलात हुए हैं, ये किसी एक का, ये सियासत नहीं है या किसी इंडिविजुअल का मामला नहीं है, ये सारी 25 करोड़ 10 लाख अवाम की क्रेडिबिलिटी का मामला है। इस तरीके का काम दुनिया के किसी भी मुल्क में, आप नेपाल से लेकर अमेरिका तक देख लें, इस तरीके का काम अगर कहीं भी वो हुआ होता तो उसकी रियासतें या उनके जो कवानीन है वो क्या वो सलूक करती। पाकिस्तान में कोई आउट ऑफ द वे जाके तो नहीं, और अभी तो किसी को कुछ कहा ही नहीं है। जी एक सेकंड रुकिएगा जी। कमरुद्दीन शाह साहब, बात ये हो रही थी कि अब तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन उनके कालादम हुए, बल्ले का निशान छिन गया, लेकिन साले जाफर साहब का एक आर्गूमेंट था, उसमें वजन भी है। 9 मई के वाकयात में अगर बहैसियत जमात मुलव्वस होने का तहरीक इंसाफ के ऊपर वो चीज़ वाजे हो जाए, अदालत से फैसला आ जाए, तब तो ये ज़्यादा खतरनाक मामला है, लेकिन शायद वक्त बहुत महदूद है, इलेक्शन बहुत करीब है, तो वो मामला आगे जाके शायद सेटल हो जाए। आप क्या कहेंगे इस पर? 9 मई के वाकयात तो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अदालतों में पेश तेरे समाप्त हैं, उस पर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो शेड्यूल है उस पर कोई मुतासर नहीं होगा। वो तो 8 फरवरी को इंतखाबात हो जाएंगे। जहाँ तक इंटर पार्टी इलेक्शन का मामला इस वक्त जो है वो सबसे अव्वल पर खड़ा है। वो आज इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो नजर सानी की दरख्वास्त दी थी उन्होंने इलेक्शन कमीशन के फैसले को तस्लीम कर लिया और बहाल कर दिया। अब ये असल फैसला होना ये था नजर सानी के बारे में, ये अब फैसला 9 जनवरी को डिवीजन बेंच पेशावर का सुनेगा। अब वो अगर फैसला इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले को कादम करार दे देता है तो रास्ता खुल जाएगा तहरीक इंसाफ के लिए। अगर उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले को बरकरार रखा तो फिर तहरीक इंसाफ जो है वो कौमी धारे से बाहर आ जाएगी। लेकिन आप तमाम जी मुकम्मल कर लें। तमाम मेंबरान जो है कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली के, वो आज़ाद तस्वर किए जाएंगे। उनको एक निशान नहीं मिलेगा, वो मुख्तलिफ निशान मिलेंगे। जो भी रिटर्निंग ऑफिसर के पास कोई बचे होंगे वो उनको तकसीम कर देंगे, लेकिन बैच का निशान खत्म हो जाएगा, वो एक अलग हो जाएगा। ये तो मामला है। लेकिन इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट है, अगर डिवीजन बेंच का फैसला तहरीक इंसाफ के हक में नहीं आता
तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला करेगी और ये सारे फैसले 12 जनवरी से पहले हो जाए। लेकिन ये तो अगर इलेक्शन कमीशन के हक में फैसला नहीं आता डिविजनल बेंच का, तो इलेक्शन कमीशन के पास भी तो ये अपॉर्चुनिटी होगी कि वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर ले। नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं जाए। हमारा अपना तजर्बे की बना पे कर रहा हूँ, हम उस इदारे से तो रहे मुंसलिक, लेकिन हम अपने तजर्बे की बना पे ये कहते हैं कि आमतौर पर ऐसा फैसला आ जाता है तो इलेक्शन कमीशन आमतौर पर नहीं जाता, लेकिन यहाँ जाना जरूरी था। वो इसलिए जाना जरूरी था जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले को कदम करा दिया बगैर सुने, नहीं इलेक्शन कमीशन को तलब ही नहीं किया, नोटिस नहीं जारी किया और इलेक्शन कमीशन का फैसला ही नहीं पड़ा। उस पर उन्होंने कहा ना उन्होंने फैसला पड़ा ना हमें नोटिस जारी किया और एक तरफा फैसला कर दिया। उस बात से वो नजर सानी के लिए गए थे, वो ठीक गए थे, उनको कानूनी हक था। इसी तरह ये 9 जनवरी को जो डिवीजन बेंच का फैसला आएगा, अगर वो तहरीक इंसाफ के हक में जाता है तो मुमकिन है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है उसको आगे ना जाएगा और जाएगा तो मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसके बारे में इतनी ज्यादा। वकार सदी साहब को आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। कंवर साहब मैं माजरत आपकी बात काटी सर, ये बताइएगा कि अगर जो डिवीजनल बेंच है पेशावर हाई कोर्ट का उसमें भी सुनवाई नहीं होती या पीटीआई के हक में फैसला नहीं आता तो फिर इलेक्शन भी हो जाते हैं। आप जैसा कि आपने बताया आपने सारी उम्र आपने इलेक्शन कमीशन में गुजारी है, बड़ी जिम्मेदार वो पोस्ट के ऊपर, तो जो वो मखसूस नशिस्तों वाला फिर क्या मामला होगा और जो अकलियती नशिस्तें होंगी उनका क्या मामला होगा? पीटीआई को फिर वहां से भी हाथ धोने पड़ेंगे? इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रहता है तो फिर तहरीक इंसाफ को आजाद उम्मीदवार के हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। जो मखसूस नशिस्तें हैं, अकलियती हैं, ख्वातीन की हैं, वो 200 बनती हैं, सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली शामिल है, उनका कोटे से बाहर हो जाएंगे, उनका कोटा नहीं मिलेगा। वो कोटा मिलता है पार्टी को, पार्टी की बुनियाद पर कोटा होता है, तो उस कोटे से वो महरूम हो जाएंगे। वो 200 नशिस्तों में जो कोटा मिलेगा 40-50 मिल जाती है, 50-60 वो नहीं मिल सकेगी, कोटा नहीं मिलेगा। इसी तरह सेनेट के इलेक्शन भी तवक्को है मार्च के दूसरे हफ्ते में या पहले हफ्ते में, तो वहां भी इनको आजाद उम्मीदवारों को का कोटा नहीं होता तो वो सेनेट की सीटों से भी महरूम हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन एक सवाल, साले जाफर साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन एक सवाल यह है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर्स हैं इस वक्त उनका क्या स्टेटस होगा? वो बरकरार रहेंगे। ये है 2021 के बने नहीं, बरकरार रहेंगे किस हैसियत से? हाँ, वो इसलिए कि वो बरकरार रहेंगे। वो 2021 में जो इलेक्शन हुआ था उसके तहत वो सेनेटर बने हैं, उसके मुताबिक हो रहेंगे, लेकिन वहां भी आजाद दिखा जाए। ठीक, साले जाफर साहब ये शहजाद साहब ये दरअसल पूछना चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है बतौर सियासी जमात के बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी, उसका मैं जवाब मैं अर्ज़ करता हूँ, उसके बाद आपसे एक सवाल करूँगा। गुजारिश यह है कि पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने एक फ़ैसला किया था जिसकी रूह से उन्होंने रिकमेंड किया था कि तहरीक इंसाफ की जो कानूनी हैसियत है उसका जायज़ा लिया जाए। तो पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में इस बात को डिस्कस किया गया और ये तय किया गया जो पिछली 16 महीने की हुकूमत थी कि इस मामले को हम सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे। तो उसके लिए रेफरेंस तैयार है, वो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में पेश होना है। उस वक्त तक 9 मई के वाक़यात नहीं हुए थे, लेकिन अब 9 मई के वाक़यात के बाद इस जमात का बतौर सियासी जमात के बरकरार रहना मैं नहीं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा सवाल पूछ लें कमर दिलशाद साहब से। कमर दिलशाद साहब आपसे पूछना ये था कि अगर हाई कोर्ट ने ये फैसला किया जिस तरह के आप कह रहे हैं कि वो इलेक्शन कमीशन की हिमायत में अगर वो फैसला करती है तो या उसके खिलाफ फैसला करती है तो इलेक्शन कमीशन नहीं जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या जो कंप्लेनेंट है जिसकी दरख्वास्त पर, जिसकी शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया था, तो क्या वो कंप्लेनेंट भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता आपके ख्याल में? वो जा सकता है, वो जाएगा, कंप्लेनेंट ही जाएगा। इलेक्शन कमीशन आगे इलेक्शन हो रहे हैं तो फरीक शायद ना बने, ये फिर जाती रहे, मुमकिन फरीक बन जाए, लेकिन कंप्लेनेंट वो तो फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जाने का उनका हक है, इस्तेकाक हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ बताते जाइएगा अपने तजर्बे की बुनियाद पे वेरी क्विकली कमर दिलशाद साहब के, अब क्योंकि उस जमात ने बहुत सारे बुकला की एक फ़ौज को इकट्ठा कर लिया है, उनको ओहदे भी दे दिए हैं, अगरचे अब ओहदे कानूनी तौर पर नहीं रहे कायम, लेकिन लग नहीं रहा आपको कि वो हर कानूनी पहलू जायज़ नाजायज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी ना किसी तरीके से इलेक्शन को मशकूक बना दिया जाए? ये क्या माजी में कभी आपने देखा ड्यूरिंग द सर्विस या उससे पहले? नहीं, ये बिल्कुल मुनफरिद हम माहौल से गुजर रहे हैं। माजी में जितने इंतखाबात हुए ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो बकवा जो है सियासी जमात में शरीक होकर वो इलेक्शन लड़ना चाहते हों। एक आधा होता है, लतीफ कोसा साहब बड़े सियासतदान भी हैं, वकील भी हैं,
या एतजाज एहसन वकील भी हैं, सियासतदान भी हैं। तो इस तरह चंद लोगों पे इंतखाबात में हिस्सा लिया है, लेकिन आमतौर पर इस तरह से नॉट जो है वो नहीं आई। लेकिन बहरहाल इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आवाम जो है वो वकला के साथ इतने ज्यादा मुंसलिक नहीं है। वोटर जो होते हैं वो वकला के करीब नहीं जाते, वोटर जाते हैं सियासतदानों के करीब। तो ये भी एक बड़ा मसला आएगा। इतनी ज्यादा मुझे नजर नहीं आ रहा कि वकला जो है वो इतनी ज्यादा कामयाबी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वोटर वकला के नजदीक नहीं जाते। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। कैश की जरूरत हो तो पूरा करता है मेरा पेपाक कार्ड। जानी और माली तहफ्फुज़ देता है मेरा पेपाक कार्ड। अपने बैंक से पेपाक डेबिट कार्ड नाम लेकर तलब करें। चूज होप, चूज पेपाक। सच क्या है और फरेब क्या? सच जानने का हक आपका भी है और मेरा भी। क्या कर रहे हैं हम सच के साथ इंसाफ? सच तो यह है कि सच बोलना, सुनना और बर्दाश्त करना मुश्किल है। कोशिश जारी रखेंगे हक़ाइक़ सामने लाने की और झूठ का पर्दा चाक करने की। प्रोग्राम सच तो ये है में देखिए सैयद अनवारुल हसन के साथ पीर से जुमेरात रात 10:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज़ पर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। वक्फे से पहले साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे, जो कि बता रहे थे कि इस वक्त कानूनी हैसियत क्या है तहरीक इंसाफ की, और इसके बाद अगर पेशावर हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच जो फैसला करेगा फिर देखना होगा कि आया उनका पास ये बल्ले का निशान बरकरार रहता है या नहीं रहता, इलेक्शन कमीशन का फैसला कायम रहता है। वकार सती साहब, एक इससे हट के ज़रा एक सवाल मैं करना चाहूँगा, क्योंकि आप बहुत अरसे से सियासी जमातों के मामलात को भी देखते हैं, रिपोर्ट करते आए हैं। करीब है इलेक्शन, तकरीबन 1 महीना रह गया है, लेकिन वो जो एक बाकायदा ऑफिशियल लिस्ट होती है कि जी ये हमारा उम्मीदवार है, वो कोई सियासी जमात अभी तक जारी नहीं कर पाई है सही मानों में। इसकी क्या वजह है कि कोई मसले मसाइल हैं, कैंडिडेट नहीं मिल रहे, या बहुत ज़्यादा तादाद में उम्मीदवार हैं कि कोई तस्वीर नहीं हो पा रहा? ऐसा नहीं है कि लिस्ट नहीं आई आज, बल्कि सबसे पहले जो है वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने 3-4 दिन पहले लिस्टें जो हैं अपनी दे दी थी, सूबाई उम्मीदवारों की भी, कौमी असम्बली के लोगों की भी और अपनी मखसूस नशिस्तों की भी। बल्कि मुस्लिम लीग नून ने भी आज जो है वो अपनी वो सूबा जो बलूचिस्तान के जो उनके उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट। चलें सवाल को रिफ्रेज कर लेता हूं। हाँ, 3 बड़ी जमातें, लेकिन गहमा गहमी नजर नहीं आ रही उस तरीके से, जिस तरीके से लोगों को पता नहीं ट्रस्ट क्यों नहीं आ रहा या यकीन क्यों नहीं आ रहा कि वाकई 8 तारीख को इलेक्शन होंगे। देखिए जहाँ पे हम बैठे हैं ना, ये नॉर्थ जो है, यहाँ पे थोड़ा सा वो मौसम का जो है वो अमल दखल भी है, दिन बहुत छोटा है, रात बड़ी तवील हो जाती है। लेकिन इससे पहले जो कराची वाली साइड है वहाँ पे तो ये चीज़ वो होनी चाहिए। और ये मैं लेकिन आपकी इस हद तक बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि शहरी हल्कों में शायद ये है, लेकिन देहात में अगर आप जाके देखें तो लोगों ने वो उनकी जो है वो बैठकें खुल गई हैं, डेरे आबाद हो गए हैं, और अब लोगों ने बाकायदा लोगों की जो वो फातिहा खानी के लिए जाते थे या शादी गमी में जो वो शिरकत होती थी वो शुरू वो कर दी है। लेकिन इसके बावजूद जो बड़ी 2 जमातें या 3 जमातें जो बड़ी हैं उनकी तरफ से इस तरीके की, अब तो 2 रह गई, अब नहीं कानूनी तौर पे नहीं, कानूनी तौर पे 2 रह गई हैं। लेकिन शहजाद देखें, आपने भी देखा, हमने भी देखा, आपको याद है यही पार्लियामान था कि पीपल्स पार्टी 17 वो लोगों के साथ यहाँ पर आई थी, और फिर ये होती है आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज के वो है, आपने अपनी कमजोरी को ताकत में कैसे वो करना है। तो आज दान तो करें ना, यही तो बदकिस्मती है कि आज तक पीटीआई ने अपने बलबूते के ऊपर कोई सियासी फैसला नहीं किया। वो ठीक, एक सवाल और है कि ये जो बड़ी बात होती है ना, साले जाफर साहब आपके बीच में मैं चाहूंगा कि उस पर आप इज़हार ख्याल करें। इलेक्टेबल्स
खास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहते हैं हम इलेक्टेबल की सियासत नहीं करते, ना करेंगे हम, और हम बड़ा जमहूरियत पसंद। ठीक है, उनकी एक हिस्ट्री है और बड़ी अच्छी हिस्ट्री है, इस हवाले से यंग लीडरशिप है। एक मिसाल देना चाहूँगा कि पेशावर का एक सियासी ख़ानदान है, 2 मियाँ बीवी हैं जो सियासतदान हैं। उन्होंने उस वक्त पार्टी छोड़ी कि जब पार्टी चेयरपर्सन पेशावर गए पहले विजिट पे, उधर उस वक्त ऐलान किया, और अब उन्होंने वापस ले लिया पुराने लोगों को शायद नज़रअंदाज करके। तो सवाल ये पैदा होता है ना कि जो जमात जमहूरियत के नारे दावे लगा करती है, वो भी क्या इलेक्टेबल्स की सियासत का शिकार हो रही है? देखिए, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। आपने अरबाब साहब की बात की, लेकिन देखिए ये कोई वो ढकी छुपी बात तो नहीं है। बज़ाहिर यही है, और यही जब ये पीडीएम बन रही थी तो जब हम लोगों से पूछते थे कि क्या है, तो उन्होंने कहा था कि भाई हुण ए जड़े ने ना, जड़े लोटे ने ना, इन्होंने असीं नहीं लेना। और ये सारी जमातों ने 2018 के बाद से ये सीखा है। और अभी भी आप देखें, इस वक्त भी आप देखें कि जो, अगर चले पीटीआई की हम बात नहीं करते, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने कहीं से कोई इंपोर्ट किए, कितने लोग किए होंगे। और दूसरा, अभी तक किसी को क्लियरिटी नहीं है। 2018 का ये माहौल नहीं है। 2018 में एक वेव चली थी और सबको पता था कि वो क्या होगा। आज मैं सिर्फ आपके 2 मिनट लूंगा, मैं आपको ये जो कहते हैं ना कि लाडला कौन है, अब हम कहाँ देखते हैं, जब जो भी पॉलिटिकली जो थोड़ा बहुत नो हाउ है जिनको, वो सबसे पहले बलूचिस्तान को देखते हैं ना। बलूचिस्तान में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब गए, लोगों ने कहा जी लो जी ये लाडला हो गया, ये लाडला हो गया। कुछ अरसे बाद आसिफ अली वो जरदारी साहब गए, उनके साथ भी कुछ लोग वो शामिल हुए, लोगों ने कहा नहीं जी ये अब ये लाडला हो गया। और दूसरा तरफ देखें, बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है उसने सबसे पहले तमाम सूबाई असम्बलियों के जो हल्के हैं और तमाम कौमी असम्बली के हल्कों के ऊपर अपने जो है वो लोग वो खड़े कर दिए। और वहां पे उम्मीदवार कौन है? चेयरमैन सेनेट। वहां पे उम्मीदवार कौन है? मक्सी बरादरान। वहां पे कौन है? जुबैदा जलाल, कोदा बाबर, सारे वो लोग जो 2018 में भी वो थे वहां पे। मुझे बता दें, कोई तजिया नगार एक बता दे, या जो ये कहते हैं ना कि वो लाडला है, कौन सी जमात वहां पे फेवरेट है? और ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अब जो वोट लेके आएगा वही पार्लियामान में आएगा। किसी को ना किसी की बैसाखियां मिलेंगी, ना कोई अनड्यू फेवर मिलेगी, ना कोई आरटीएस है और ना कोई कहीं से हवा चलेगी। अब जिसका ग्राउंड पे वो फुटिंग है वही आएगा वहां। अच्छा साले जाफर साहब, लेकिन एक मुझे एतराज है, जो लोग ये बात करते हैं कि जी इलेक्टेबल्स, भाई इलेक्टेबल जो है, अगर उसने मेहनत की है, उसने अपना जाती जो है सियासी रसूख बनाया है, लोगों के दरमियान बैठा है, ताल्लुकात कायम किए हैं, पैसा खर्च किया है, गुडविल बनाई है, अपना वोट बैंक उसने इंडिविजुअल बनाया है, तो वो उस काबिल है कि सियासी जमात उसको लेना चाहती है। तो ये इलेक्टेबल को हमने एक सियासी गाली के तौर पर क्यों कर दी जी इलेक्टेबल की सियासत? भाई अगर एक शख्स का सियासी कद है तो कोई सियासी जमात क्यों ना उसको ले? देखिए जी, कौमी सतह पर या सूबाई सतह पर कुछ सियासी जमातों ने अपना असर और रसूख बनाया होता है, कुछ स्लोगन दिए होते हैं, कुछ लोगों को खिदमत की होती है, कुछ काम किए होते हैं। इसी तरीके से हल्के की बुनियाद पर आप कह सकते हैं कि कुछ अफराद ने अपने ग्रुप बनाकर वहाँ पर अपनी सियासत को, अपने असर और रसूख को, अपने क्राउड को बढ़ाया होता है। इस तरीके से जिस तरह सूबाई सतह पर और कौमी सतह पर सियासी जमातें अपनी नुमाइंदगी रखती हैं, इस तरह कुछ अफराद अपने अपने हलकों में अपना अपना असर और रसूख रखते हैं। जिस तरीके से सूबों में या सेंटर में वाक में जमातों को ये आप इजाज़त देते हैं कि वो अपना हल्का असर कायम करें और एक अपने लिए कामयाबी की राह हमवार करें और पार्लियामेंट में पहुँचे, इसी तरीके से कुछ लोगों ने कुछ हलकों में उन्होंने अपने आप को कुछ बरादरियों तक और कुछ हलकों तक महदूद रखा है और वहाँ पर वो अपना असर और रसूख कायम कर लेते हैं। और जब भी इलेक्शन का ज़माना आता है तो फिर वो देखते हैं कि कौन सी सियासी जमात उनके लिए मुनासिब रहती है। अब वो सियासी जमातों से बात भी करते हैं। इसमें क्या का बात है? मैं जी, इसमें क्या बुराई है? इसमें क्या बुराई है, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना। एक बुराई है ना सर, एक बुराई है। मेरी गुजारिश है, एक मिनट, जो लोग इलेक्टेबल्स हैं, ये इलेक्टेबल होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इलेक्टेबल होने के लिए के बनने के लिए वही खराबी, वही बुराई जो बाज़ पार्टियां कमिट करती हैं, अगर वो कमिट करें तो वो गलत बात है। अब आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सर सिर्फ क्या इलेक्टेबल होने में क्या बुराई है? देखिए, इसमें जो मनफी पहलू मेरे नजदीक है ना, वो ये है कि देखें, आप एक हर जमात का हल्का है और हर जमात हर हल्के में है। जब 5 साल एक बंदा जो इलेक्शन हारता है या छोटा पॉलिटिकल वर्कर है, वो मेहनत करता है, वो लोगों कईयों को राजी करता है, कईयों से कुछ वो कमिटमेंट करता है, एन इलेक्शन के टाइम आप आके किसी और को ले आते हैं, उसकी हक तलफी होती है। ये पीपल्स पार्टी ने 2008 के बाद जो मुफाहमत की थी उसको पंजाब में ये पे आज तक पीपल्स पार्टी पे कर रही है। लेकिन इसका एक दूसरा एंगल और भी है। अब देखें, इस वक्त पंजाब का एक इलाका है जड़ावाला, उसका एक जो वहां पे मुस्लिम लीग नून को सबसे बड़ा जो मसला है
कि जो बंदा 5 साल वो लड़ता रहा, तलाल चौधरी, वो एक बड़ा पोटेंशियल वो है, उसकी सेक्रीफाइसेस हैं, उसको नाहल किया आपने, और ठीक है। अब वहां पे एक तो वो है, वो जाहिर है एलिजिबल तो वो है, हल्का तो उसका है, लेकिन जब मुस्लिम लीग नून को यहां पे नंबर्स की जरूरत थी अदम एतमाद के वक्त, उस वक्त मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट ने कमिटमेंट की मलिक नवाज शरीफ वजीर के साथ। अब यहां पे आपकी एथिक्स हैं, आपके नॉर्म्स हैं, आपके अखलाकियात हैं कि आप बताएं आप मेरिट पे फैसला करेंगे या आप वो देखेंगे कि आपने कमिटमेंट क्या की थी। तो ऐसी सूरत हाल भी आ जाती है, लेकिन जरूरी नहीं है। अब जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि गुज़िश्ता 15-20 इलेक्टेबल का मनफी पहलू बताएं ना, इलेक्टेबल का जो आपने कहा एक मनफी पहलू है, वो क्या आप समझते हैं? Being elected, why is it something negative? जेन्युइन जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, ये उनकी हक तलफी होती है। नहीं, लेकिन अगर एक इलाके में, एक हलके में कोई ऐसा शख्स है जो इलेक्टेबल है और वो लोगों की खिदमत करता है, चाहे पार्टी में रह के चाहे पार्टी से बाहर, तो क्या बुराई है अगर पार्टी उसे कबूल कर लेती है? अपने वर्कर की शायद हक तलफी हो, लेकिन इलाके के इवाम की तो हक तलफी शायद ना हो। सबसे पहले सर ये है कि इलेक्टेबल आपका पार्टी मफाद नहीं देखता, सबसे पहले वो अपना मफाद देखता है। आज अगर आपकी पार्टी पर सर इक़्तिदार आ रही है तो आपके साथ है, कल जब अगर वो जीत जाता है और कल वो नहीं आएगी, वो अपोजिशन में होगी, तो वो ऐसे रास्ते ढूंढेगा कि मैं वहां जाऊं जहां पे मैं हुकूमत करूं। इलेक्टेबल्स मोस्टली 90% ऐसे होते हैं कि अपोजिशन में नहीं बैठते, वो कहते हैं कि हम गवर्नमेंट में बैठे, तो यही मनफी पहलू। देखें, इलेक्टेबल्स की और टर्न कोर्ट्स में फ़र्क होता है। इलेक्टेबल्स वो लोग हैं जिनका असर और रसूख है, लोगों के साथ ताल्लुकात हैं, लोगों की उन्हें खिदमत की होती है, सियासी पार्टियों के साथ उनके राब्ते होते हैं। टर्न कोर्ट तो वो है जो जिसने ये देखा कि आज ए पार्टी जीत रही है तो ए के साथ है, बी पार्टी जीत रही है तो बी के साथ है, सी पार्टी जीत रही है तो सी के साथ है। ये ज़रूरी नहीं कि तमाम इलेक्टेबल्स जो बारसूख लोग जो हैं, आपने पिछली सियासत में देखा कि वो लोग जो पीपल्स पार्टी के साथ थे वो पीपल्स पार्टी के साथ रहे, और कुछ लोग जो एन के साथ रहे, आपने पूरे अरसे में देखा एन का एक भी इन्फ्लुएंशियल आदमी नहीं टूटा, और ये वही हैं अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए इलेक्टेबल। रूट गए, टूटे नहीं, रूट गए नहीं, रूट जाना वो अलग सियासत है। उसमें कई लोग हैं, उसमें 4-5-6 लोग आए हैं, उसमें वो लोग आए हैं जिनके मकामी सतह पे मसाइल पैदा हुए। मसलन ये आप केपी की बात करना चाहेंगे शायद, नहीं, वहाँ पर मैं पिंडी की बात कर रहा हूं, लोकल पार्टीज का इशू है, मैं पिंडी की बात कर रहा हूं। अब चूंकि बड़ी पार्टियों में ये मसाइल होते हैं, क्योंकि वहाँ पर गुंजाइश कम होती है, लोग ज़्यादा होते हैं। लेकिन मैं आपको अर्ज करूँ कि जो बड़ी पार्टीज हैं वो बाद में अपने लोगों को अकोमोडेट भी करती है। लेकिन इसमें एक और बात है कि इलेक्टेबल की सियासत पे तो आप कह रहे हैं कि जी मनफी है, लेकिन अगर एक सियासी पार्टी है, सियासी खानदान है, उस सियासी खानदान में 4-5 ऐसे अफराद हैं कि जो कि सियासत में हिस्सा ले रहे हैं और अहल भी हैं। मुल्तान की मिसाल ले लें, पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करते हैं, गुजर खान की मिसाल ले लें कि शायद वो गुजर खान में रहते हैं लेकिन उनके एक फ़र्द जो है वो इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ें भी देखनी चाहिए, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी के जो दावा करती है कि हम जो है वो जमहूरियत पे बिलीव करते हैं, या हम जो है लोगों को सही उनके अवामी नुमाइंदे देने के लिए जो है हम हर वक्त तैयार हैं। देखिए, भुट्टो साहब के बाद तो मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी ने कभी ये दावा किया है कि हम अगर खंबा भी खड़ा कर देंगे तो उसको वोट मिलेगा। लेकिन जहाँ तक जो ग्रूमिंग की बात है, जहाँ खला होता है वहीं पे तो बंदा जाता है। जिस बंदे की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मुझे नहीं यकीन कि शायद उन्हें टिकट यहाँ से मिले या ना मिले, अप्लाई उन्होंने किया। इससे पहले अगर आप देखें तो उसी खानदान ने यहाँ वो पिंडी के एक और वो हल्के से भी इलेक्शन के वो लड़ा था। लेकिन सर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये सारी चीज़ें एक तरफ है, हम चले दोनों बड़ी पार्टियां देख लेना। इस वक्त आपने कहा साबिक वज़ीर-ए-आज़म है शाहिद हक़ान अब्बासी साहब, वो मेरे हल्के से साबिक जो है वो एमएनए रहे हैं। क्या आज ज़ाहिर एक बंदा कितनी दफ़ा वज़ीर रहा, वज़ीर-ए-आज़म रहा, सारा कुछ है, इलेक्टेबल तो है ना। आज अपनी सियासी जो वो जमात है उससे हट के वो कितने वोट ले सकते? उनके और उनके खानदान में कागज नहीं जमा कराए। राजा जफर उल हक साहब पाकिस्तान की सियासत का सबसे मोतबर नाम, शरीफ उल नफ्स आदमी, वो डायरेक्ट इलेक्शन लड़ते हैं। लेकिन देखिए ना, राजा साहब को सियासत में 50 साल से ज्यादा अरसा हो गया, ठीक है। इस जमात को छोड़ के आप वो करें तो हर हल्के में थोड़ा वो डिफरेंस होता है। लेकिन इसके बावजूद यह है कि इन दोनों जमातों ने सीख लिया कि हमने अब जो है ना ये लोटों की सियासत नहीं करनी। अच्छा साले जाफर साहब, एक चीज जो इस वक्त एक लफ्जी जंग है बिटवीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, क्या इसकी वजह यह है कि उन्हें कोई तीसरा सियासी हरीफ नजर नहीं आ रहा है इस वक्त? ज्यादा एग्रेसिव पीपल्स पार्टी हमें नजर आ रही है इस वक्त, क्या वजह है इसकी? पीपल्स पार्टी का एक ये आप कह सकते हैं डायलेमा है कि वो ये चाहती है कि किसी तरीके से वो लोग जो पीटीआई से डिसग्रंटल हुए हैं, डिसअपॉइंट हुए हैं या डिसअपॉइंट होंगे, या जिनको कोई ठिकाना चाहिए होगा जब इलेक्शन का वक्त आएगा, तो वो चाहती हैं कि वो लोग पीपल्स पार्टी के साए आतफत में आ जाएं, उनकी तरफ उनकी रुझान हो जाए। क्योंकि वो लोग
मुस्लिम लीग एन की तरफ नहीं जाएंगे, JUI की तरफ नहीं जाएंगे, इसके अलावा उनको कोई और मैदान दस्तयाब नहीं होगा। लिहाजा पीपल्स पार्टी PTI के स्टैंड पॉइंट के करीब होने के लिए इस तरह की गुफ्तगू कर रही है, जिससे गुमान ये होता है कि शायद PMLN के साथ उनका कोई कन्फ्रंटेशन। अच्छा, दूसरा जी दुरुस्त होगी जो वकार सती साहब कह रहे थे कि 2008 में मफामत की सियासत की वजह से पीपल्स पार्टी ने पंजाब में जो ग्राउंड लूज की थी, इस बयानिए को लेके आप समझते हैं कि पंजाब में कुछ हद तक या बड़ी हद तक वो कोई ग्राउंड वापस ले लेंगे और वाकई कोई टफ टाइम देने में कामयाब होंगे मुस्लिम लीग नवाज को? देखिए जी, जहाँ तक पंजाब में टफ टाइम देने का सवाल है, वो तो अगर PTI मैदान में होती तो PTI और PMLN का ही मुकाबला था, और PTI के पास जो लोग गए थे 18 के इंतखाबात में, वो पीपल्स पार्टी ही के लोग थे, पीपल्स पार्टी का ही वोटर था जो PTI के पास गया था। तो लिहाजा ये पीपल्स पार्टी की जो कोशिश है कि वो अपने ही वोटर्स को वापस अपने साए में ले आए, तो ये कोई बुरी कोशिश नहीं है। लेकिन जहाँ तक ज़मीनी हक़ाइक़ का ताल्लुक है, मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी कोई इतनी बड़ी ताकत के तौर पर पंजाब में कम से कम इन इलेक्शन में उभर के आएगी। और अगर ये वोट स्प्लिट हुआ PTI और पीपल्स पार्टी के दरमियान, तो फायदा आप समझते हैं नून लीग को होगा? डेफिनेटली नून लीग को होगा, क्योंकि नून लीग का जो वोट है वो एक्यूमुलेटेड होगा। वो इस वक्त लार्जेस्ट पार्टी समझी जाती है, समझी जा रही है। 2018 के इंतखाबात में भी आप ये देखिए कि वो सबसे बड़ी पार्टी थी सूबे की, तो डेफिनेटली इसका फायदा PMLN को होगा। वकार सिंह साहब, ये बताएं, ये जो अब तो खैर कह रहे हैं ना जी कि हमने लड़ने इलेक्शन में जाना है और बात भी हो रही है, एक दूसरे के खिलाफ जो है तनकीद भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही है, लेकिन इससे साथ साथ कहते हैं कि जी हमने जो 18 माह की या 16 माह की हुकूमत की वो भी बड़ी ज़बरदस्त की, मुल्क को बहरान से निकाला। ये भी कहते हैं कि आगे टीम वर्क के तौर पर काम करना है। तो इस वक्त सिर्फ जंग ये है कि अददी अक्सरियत कौन लेके जाता है, ड्राइविंग सीट पर कौन बैठेगा। बाद में सूरत हाल को देख के दोनों जमातें इलेक्शन के बाद आपस में तस्वीर कर लेंगी, मिल लेंगी आपस में, मखलूत हुकूमत भी बनानी हो तो कोई मुज़ायका नहीं होगा। देखिए शहजाद, इसमें बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अब जो इन दोनों जमातों ने दो बड़े तजर्बे, एक मिसाक जमहूरियत का और एक ये PDM वाला, अब इनको अंदाजा हो गया, इनकी आपस में इनकी अंडरस्टैंडिंग भी है और इनको इश्यूज का भी पता लग गया है और इनको उन मसाइल का भी पता लग गया है कि हमें कहाँ से हमारे लिए दरवाजे कब और किस तरीके से बंद कर दिए जाते हैं। ये तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। लेकिन अभी जो इलेक्शन के नताइज है ना, देखिए इलेक्शन सिर्फ कैंपेन करना, नारेबाजी करना, अच्छा बोल लेना, अच्छी तकरीर कर लेना नहीं है। असल इलेक्शन होगा 8 तारीख को, भाई किसने कितने बंदे निकाले, वोट किसने पोल करवाए। आप अगर ये जो लिस्टें जो नॉमिनेशन वो आई हैं, अगर आप देखें हर हल्के में 8-8, 10-10 वो नॉमिनेशन वो जमा है। अब इसमें कई ऐसे हैं जो जिनके पास मुख्तलिफ वो निशान होंगे, कहीं इलेक्टेबल्स भी होंगे, कई बड़ी सियासी जमातों से वो नाराज भी होंगे, तो ये भी मैटर करेंगे। हम जो छोड़ रहे हैं ना कि हम सिर्फ 2-3 जमातें देख रहे हैं, आप जब देखेंगे बलूचिस्तान को अगर देखेंगे तो बलूचिस्तान की छोटी छोटी कॉम्प्रेस जमातें हैं, वो भी असरअंदाज होती हैं। पंजाब में अगर आप देखेंगे तो पंजाब में पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI के अलावा भी कुछ ऐसी कुव्वतें हैं, कुछ ऐसी पार्टियां हैं, ठीक है, तहरीके इस्तेकाम पार्टी है, तहरीके लब्बैक पार्टी है, 25-25-30 हज़ार एक अगर हल्के में वो अच्छा खासा मैटर करता है। सुबह सिंध में आप जाके देखें, वहां GDA अभी भी वो है। इसके अलावा KPK में देखें, KPK में ANP अगर और कहीं नहीं है तो वहां पे उसका परवेज खटक साहब है, JUI है, तो ये इतना ईजी नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है, ठीक, इन्होंने आखिरी बात अगर आप की जाए तो इनकी बात जो साले जाफर साहब की बिल्कुल यहां तक ठीक है कि इस वक्त ऐसी पोजीशन कि पंजाब में बज़ाहिर हमें नजर नहीं आ रही, लेकिन मैं ये समझ रहा हूं, हो सकता है कि मैं गलत हूं, कि मुस्लिम लीग नून जब तक अपना बयानिया नहीं बनाएगी बाहर नहीं निकलेगी, अभी तक नहीं बैठी। एक आखिरी वन लाइनर के मुकाबला दिलचस्प एक्सपेक्ट कर रहे हैं या बोरिंग फिल्म है? नहीं, ये मुकाबला बिल्कुल दिलचस्प होगा, लेकिन आप ये तवक्को ना रखें कि जिस तरह पिछले 8-10 इंतखाबात हुए थे और वही हल्ला हल्ला होगा और हंगामा होगा, शोर होगा, वो उस तरह नहीं होगा। इंतखाबात जो है ना, इसके पिच अब लो रहेगी, यही नहीं आइंदा भी रहेगी, इसलिए कि सोशल मीडिया आ गया है, ठीक, टेलीविजन आ गया है और लोग अब राय कायम कर लेते हैं वो जलसों और उस हंगामे हड़बों की। शायद आप, लेकिन ये कि माजी के मुकाबले में क्रेडिबल होंगे और होने चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वकार सती साहब, साले जाफिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने देखने का आपका भी शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।